आज हम पढ़ने जा रहे हैं भूकंप। भूकंप क्या क्या होता है देखते हैं। भूगर्भिक शक्तियों के कारण धरातल के किसी भाग में उत्पन्न होने वाले आकस्मिक कंपन को भूकंप कहते हैं, है ना। भूगर्भिक शक्तियाँ हैं। भूगर्भिक शक्तियों के कारण धरातल के किसी भाग में उत्पन्न होने वाले आकस्मिक कंपन को क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। कोई हलचल होती है, उससे एक कंपन उत्पन्न होता है, उसको भूकंप कहते हैं, है ना। तो ये आकस्मिक अंतर्जात बलों के कारण होने वाली प्रमुख आपदा है। पृथ्वी के आंतरिक भाग से इसमें क्या होती है, ऊष्मा वगैरह निकलती है, इससे भूकंप आते हैं। सभी भूकंप स्थलमंडल में ही आते हैं। कहाँ आते हैं? स्थलमंडल में। अब एफ.जे. मॉकहाउस जो है, उनके अनुसार भूकंप क्या है, तो ये बोल रहे हैं कि पृथ्वी में स्थित आंतरिक शैलों के जो चट्टानें होती हैं आंतरिक, उनके समायोजन व संचलन के कारण क्या होता है, बाहर की ओर सभी दिशाओं में होने वाले प्रत्यास्थ प्रघाती तरंगों के संचार को भूकंप कहते हैं। मतलब क्या हुआ, अंदर जो है चट्टानें हिली, उनमें समायोजन हुआ, एडजस्टमेंट हुआ, संचलन हुआ, उस कारण बाहर की ओर सभी और जो है तरंगे फैली, प्रत्यास्थ प्रघाती तरंगे, उसको क्या कहा अपन ने? भूकंप का। अब दो चीज़ें हैं, एक है अवकेंद्र। अवकेंद्र क्या होता है? अवकेंद्र ये भूकंप का उद्गम केंद्र है। यहाँ से भूकंप का उद्गम कहते हैं को होता है, इसे भूकंप मूल भी कहा जाता है। भूकंप के दौरान ऊर्जा इसी क्षेत्र से निकलती है। भूगर्भिक भूकंपीय तरंगों का निर्माण इसी क्षेत्र में होता है ना। तो भूकंप के दौरान ऊर्जा यहीं से निकलती है, जो तरंगों का निर्माण होता है वो भी यहीं से होता है। ठीक है, ये क्या है? अवकेंद्र। फिर होता है अधिकेंद्र। अधिकेंद्र जो अवकेंद्र के ठीक ऊपर 90 डिग्री पर होता है। तो भूकंप मूल के समकोण पर स्थित यह बिंदु, जहाँ भूकंपीय तरंगे सर्वाधिक सबसे पहले पहुँचती है, सर्वाधिक विनाश भी इसी क्षेत्र में करती है। ठीक है, ठीक ऊपर स्थित होता है, उद्गम के समीपतम स्थित होता है, सर्वाधिक विनाश भी इस क्षेत्र में होता है। उसको क्या कहते हैं अपन? अधिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकेंद्र। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे चित्र में। अवकेंद्र तो नीचे है ना, अवकेंद्र तो बीच वाला है, वो अधिकेंद्र क्या है? ऊपर वाला है। ठीक है, तो ये अवकेंद्र और अधिकेंद्र। अब देखते हैं भूकंपीय तरंगे कौन कौन सी होती है। देखो, भूकंपीय तरंगे जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है भूगर्भिक तरंगे और एक होती है धरातलीय तरंगे। भूगर्भिक तरंगों की बात करें तो वो होती है एस वेव और पी वेव, पी और एस। और धरातलीय तरंगों की बात की जाए तो एक होती है आर और एक होती है एल, लव वेव्स और रिले वेव्स। ठीक है, तो भूकंपीय तरंगे क्या होती है? ये तरंगे अवकेंद्र से निकलती है और पृथ्वी के आंतरिक भाग में गति करती है। कहाँ गति करती है? पृथ्वी के आंतरिक भाग में गति करती है। ठीक है, तो पी वेव और एस वेव, धरातलीय तरंगे ऊपर है और भूगर्भ तरंगे यहाँ पर। अब सबसे पहले बात करते हैं पी वेव, जिसको बोलते हैं प्राइमरी वेव या संपीड़नात्मक तरंगे। ये क्या होती है? इन्हें प्राथमिक तरंग भी कहा जाता है, क्योंकि भूकंप के दौरान अवकेंद्र से सबसे पहले निकलती है, सबसे पहले धरातल पर यह पहुँचती है। इन्हें संपीड़नात्मक तरंगे भी कहते हैं। भूकंपीय तरंगों में सर्वाधिक गति इसकी होती है, 6 से 13 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति होती है इनकी। ये अनुदैर्ध्य तरंग है, जो सभी माध्यम में गति कर सकती है। ध्यान रखना, सभी माध्यम में गति कर सकती है, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, और ये ध्वनि की तरह गति करती है। जिस प्रकार ध्वनि अनुदैर्ध्य होती है, ये भी अनुदैर्ध्य होती है ना। ये माध्यम के जो पैरेलल होती है वैसे गति करती है। पैरेलल मतलब क्या होता है? समानांतर गति करती है ना। इन तरंगों के संचरण से शैलों में संकुचन और फैलाव की प्रक्रिया होती है ना। तो ये तरंगे जब गति करती है, देखो तरंग की दिशा भी ऐसी है और जब संकुचन फैलाव होगा वो भी ऐसा ही होगा। तो दोनों एक दूसरे के क्या है? पैरेलल चलती है ऐसे। ठीक है, तो ये क्या है? पी वेव्स। पी वेव्स क्या होती है? ये पृथ्वी के अवकेंद्र से सबसे पहले निकलती है, सर्वाधिक गति इनकी होती है, सबसे पहले ये अधिकेंद्र तक पहुंचती है। ठीक है, 6 से 13 गति होती है। संपीड़नात्मक तरंगे भी कहते हैं। ये अनुदैर्ध्य तरंग है और ये संपीड़न विलयन से गति करती है आगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एस वेव्स या अपरूपण तरंगे। क्या है? एस वेव्स या अपरूपण तरंगे। इसमें क्या होता है? एस वेव्स क्या 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 कहते हैं इसको द्वितीयक तरंग भी कहते हैं। इन तरंगों की गति पी तरंगों से कम होती है। इनकी गति कैसे होती है? पी तरंगों से कम होती है। उसकी होती है 6 से 13, इसकी होती है 4 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड। ओके, ये अनुप्रस्थ तरंगे है, प्रकाश की भांति व्यवहार करती है। जिस प्रकार प्रकाश गमन करता है ना, वैसे ये गमन करती है।
जिनमें कणों का कंपन लंबवत ऊपर नीचे होता है। ये तरंगे केवल ठोस माध्यम में चलती है। ये किस में चलती है? ठोस माध्यम में चलती है, ध्यान रख लेना। अभी जो छाया चित्र पढ़ेंगे अपन इसी के उस पर बेस पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जैसे एग्जाम्पल है कि इस प्रकार से ये अपनी तरंग चल रही है ना, इस प्रकार से तरंग चल रही है। तो ये जो एस वेव चलेगी ना, ये ऐसे चलेगी, ऊपर नीचे चलेगी। तो ये क्या अनुप्रस्थ होगी ना, लंबवत होगी, क्योंकि किरण तो जा रही है ऐसे और ये गति कर रही है ऐसे, तो कितना कोण बन रहा है? 90 डिग्री का। तो ये कैसे होगी? लंबवत, है ना। तो ये जो तरंग है उसके लंबवत गति करती है। इसके कंपन कैसे होते हैं? तरंग के लंबवत दिशा में, ठीक है। चलिए चले आगे। आइए, फिर होती है पी स्टार और एस स्टार लहरें। देखो, पी स्टार और एस स्टार है, मतलब गुण उसके जैसे ही होंगे। तो ये पी और एस तरंगों की तरह ही होती है। इनकी गति पी जी व एस जी तरंगों से ज़्यादा होती है, ठीक है। पृथ्वी की मध्यवर्ती परत में ही चलती है। कहाँ चलती है? पृथ्वी की मध्यवर्ती परत में। तो अगर बात की जाए तो सबसे पहले पी जी तरंगे, फिर उससे ज़्यादा जो गति है वो पी स्टार तरंगे, फिर पी की, ऐसे ही एस जी, एस स्टार और एस तरंगे। ये अपने को सिंपली याद रख लेना, ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आती है धरातलीय तरंगे। धरातलीय तरंगों मैंने दो बताया था, एक होती है लव वेव्स और एक होती है रिले वेव्स, ठीक है। ये तरंगे अभिकेंद्र से निकलती है, वह सतह पर गति करती है। भूगर्भीय तरंगों व धरातलीय शैलों के मध्य अन्योन्य क्रिया से उत्पन्न होती है। भूगर्भीय जो तरंगे आई और धरातल में जो शैलें चट्टानें वगैरह थी उनमें क्रिया हुई, उससे ये पैदा हुई, ठीक है। अब एल वेव क्या होती है ये देखते हैं, ठीक है। देखो, इन्हें लव वेव्स भी कहते हैं। इन तरंगों की औसत गति कितनी होती है? 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है। ये अनुप्रस्थ तरंग है जिनके कणों का कंपन तरंग की दिशा के लंबवत क्षैतिज दिशा में होता है ना। जैसे क्या होता है? कणों का कंपन तरंग की दिशा के लंबवत क्षैतिज दिशा में होता है। तरंग ऐसे जा रही है तो ये ऐसे जाएगी। ये तरंगे ठोस सतह पर चलती है और अधिकतम दूरी तय करती है, अतः ये तरंगे अत्यधिक विनाशकारी होती है। सर्वाधिक विनाशकारी क्योंकि सबसे ज़्यादा दूर जाएगी, तो जितनी ज़्यादा दूरी पर जाएगी उतने में जो जो इसके लपेटे में आएगा सबको ले लेगी, ठीक है। ठोस सतह पर चलती है, ऊपरी सतह पर चलती है। फिर देखते हैं अपन रेले वेव्स। ये भी धरातलीय तरंग है, इसकी गति होती है 3 किलोमीटर प्रति सेकंड से कम होती है। उसकी कितनी होती है? 3 किलोमीटर प्रति सेकंड, इसकी 3 किलोमीटर प्रति सेकंड से कम। ये भी विनाशकारी तरंग है। ये भी कैसी है? विनाशकारी तरंग। इनमें कणों का कंपन दीर्घवृत्ताकार के रूप में होता है। कणों का कंपन कैसे होता है? दीर्घवृत्ताकार रूप में, ठीक है। अब कणों का कंपन आगे पीछे ऊपर नीचे दोनों दिशाओं में होता है, अतः इनमें अनुदैर्ध्य व अनुप्रस्थ दोनों के गुण पाए जाते हैं, है ना। इसमें कण ऐसे चलती, कुछ इस प्रकार से चलती है, कुछ इस प्रकार से कण चलेगी, है ना। तो इधर भी गई, फिर ऊपर भी गई, फिर वापस आई, ऐसे। तो इस तरीके से कण चलती है, किरण चलती है, तरंग चलती है ना। ये तो डायरेक्शन हो गई और कण ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब होता है भूकंपीय तरंगों का छाया क्षेत्र। तो पृथ्वी की सतह पर वह स्थान जहाँ सिस्मोग्राफ द्वारा भूकंपीय तरंगें रिकॉर्ड नहीं की जा सकती, नहीं होती, वो भूकंपीय तरंगों का छाया क्षेत्र कहलाता है ना। भाई, तरंगों को रिकॉर्ड कौन करेगा? सिस्मोग्राफ करेगा। तो पृथ्वी की सतह पर ऐसा स्थान जहाँ सिस्मोग्राफ द्वारा भूकंपीय तरंगें रिकॉर्ड नहीं की जा सकती, उसको कहते हैं अपन ये छाया क्षेत्र। ये होता क्यों है? ऐसा क्यों होता है? तो बाहरी कोर के द्रव अवस्था में होने के कारण छाया क्षेत्र का निर्माण होता है। क्रस्ट, मेंटल, कोर, है ना। सबसे बीच वाला जो भाग है वो क्रस्ट, उससे ऊपर मेंटल, उससे फिर ऊपर क्या है? सबसे कोर। तो कोर क्या है? द्रव अवस्था में, पिघला मैग्मा वगैरह वो चीज़ें हैं ना, इसलिए वो द्रव अवस्था में होने के कारण छाया क्षेत्र का निर्माण होता है। यह पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन में सहायक होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं पी तरंगों का छाया क्षेत्र। किसका छाया क्षेत्र है? पी तरंगों का। पी तरंगों का जो छाया क्षेत्र है, अधिकेंद्र से, जो ऊपर वाला केंद्र है सबसे ऊपर, 103 डिग्री से 142 डिग्री कोणीय दूरी के बीच पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? 103 से 142 कोणीय दूरी। पी तरंगे द्रव अवस्था में स्थित बाहरी कोर में प्रवेश कर अपवर्तित हो जाती है, जिस कारण उसके छाया क्षेत्र का निर्माण होता है। मैंने क्या बोला आपको? पी वेव्स जो है ना, पी
पी वेव सब जगह गति करती है, द्रव, ठोस, द्रव, गैस सब जगह गति करती है, ठीक है। लेकिन अपन जानते हैं कि कोई भी तरंग जब ठोस माध्यम से द्रव माध्यम में जाती है तो वो क्या होता है, उसमें अपवर्तन हो जाता है, वो अपने माध्यम से विचलित हो जाती है, ठीक है। तो उसी प्रकार क्या हुआ कि जब ये अधिकेंद्र से चली तो ये चली, अब ये जो है ना, ये यहाँ तक तो इसमें तो कुछ नहीं है, इसमें तो कोई क्रस्ट मेंटल कोर आ नहीं रहा। जो ऊपर वाला भाग है ये वाला, ये लिक्विड भाग है, ये क्या है, लिक्विड। अब जैसे यहाँ गई अपने पाथ से विचलित, जैसे यहाँ गई अपने पाथ से विचलित, जैसे यहाँ गई पाथ से विचलित, जैसे यहाँ गई पाथ से विचलित, ठीक है। तो ये बीच का जो स्थान है ना, ये वाला, ये बच गया, यहाँ कोई किरण नहीं पहुँची 103 डिग्री से 145 डिग्री, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं छाया क्षेत्र, जहाँ कोई किरण, कोई तरंग नहीं पहुँची। अब बात करते हैं एस तरंगों का छाया क्षेत्र। एस तरंगों का छाया क्षेत्र में क्या होता है कि एस तरंगें सिर्फ ठोस माध्यम में गति करती है। अब एक चीज़ बताओ मुझे को, क्रस्ट मेंटल कोर, जो कोर है वो तो द्रव है, द्रव माध्यम में है। अब इसमें तो किरणें प्रवेश नहीं करेगी ना। इसका मतलब क्या है, ये किरणें यहीं तक जाएगी, सिर्फ अंदर जा ही नहीं पाएगी, क्योंकि द्रव में गति नहीं करती है वो, तो यहाँ तक जा पाएगी सिर्फ, ठीक है, अंदर गति नहीं कर पाएगी। इसलिए क्या है कि इसका छाया क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक बनेगा, कहाँ से, 103 डिग्री से वापस 103 डिग्री, ऐसा। तो 103 डिग्री से 103 डिग्री तक इसका छाया क्षेत्र होता है एस वेव्स का। देखो पढ़ते हैं इसको। एस तरंगों का छाया क्षेत्र अभिकेंद्र से 103 डिग्री की कोणीय दूरी के आगे पाया जाता है। एस तरंगें द्रव अवस्था में स्थित बाहरी कोर में प्रवेश नहीं करती, जिसके कारण इसका छाया क्षेत्र बनता है। एस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों के छाया क्षेत्र से विस्तार में बड़ा होता है। बड़ा तो होना ही है, दिख रहा है 103 डिग्री से 103 डिग्री है। यह पृथ्वी के 40% भाग से भी अधिक क्षेत्रफल पर पाया जाता है, ठीक है, 40% से ज़्यादा भाग पर भी पाया जाता है। चलो अब भूकंप का मापन कैसे होता है वो अपन देख लेते हैं। तो भूकंप मापन के 2 स्केल है, एक है रिक्टर स्केल और एक है मर्केली स्केल, ठीक है। देखो इससे नाम से समझ में आ रहा है, मर्केली मतलब मरा कौन, कितने मरे, ऐसा। तो अगर ऐसा कुछ भूकंप के विनाश की जो बाद में जो चीज़ें नापेंगे अपन, है ना, गुणात्मक, मतलब भूकंप से क्या क्या विनाश वगैरह हुए, तब अपन नापेंगे मर्केली स्केल से। और अगर उसको स्केल से नापेंगे, स्केल पे मतलब कितने तीव्रता का भूकंप आया और ऐसा कुछ, कितनी तीव्रता है, कंपन कैसा कितना है, तो उसको फिर अपन रिक्टर स्केल पर नापेंगे। तो ये क्या बताता है, भूकंप के दौरान मुक्त ऊर्जा को बताता है। कौन सा, रिक्टर स्केल। यह परिमाण को बताता है, इसमें 0 से 9 तक इकाइयाँ होती है। यह लघुकोणक स्केल है, ये एक लॉगरिथम स्केल है, जिसमें एक इकाई बढ़ने पर ऊर्जा 10 गुना बढ़ जाती है। अगर एक इकाई बढ़ रही है तो ऊर्जा कितनी बढ़ जाएगी, 10 गुना। यह मात्रात्मक स्केल है। अगर ये मात्रात्मक है तो ये गुणात्मक स्केल है। भूकंप के द्वारा हुए विनाश को बताता है। यह भूकंप की तीव्रता को बताता है। इसमें कितनी इकाई होती है, 1 से 12 तक, 1 से 12 तक इसको रोमन में लिखा जाता है। ये गुणात्मक स्केल है और आजकल संशोधित मर के लिए भी प्रयोग हो रहा है, ठीक है। चलिए अब ये कोई काम का नहीं है अपने। अब ये देखते हैं भूकंप के कारण। क्या देखते हैं, भूकंप के कारण। तो भूकंप के कारणों की एक ट्रिक बनाई है मैंने, वो ट्रिक है भाप जैसा। भाप जैसा, तो भय से भ्रंश निर्माण, भय से भूपटल संकुचन, पै से प्लेट टेक्टोनिक, पै से प्रत्यास्थ पुनश्चलन, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट, और सै से समस्थितिक समायोजन। ये पूरी ट्रिक है। सबसे पहले देखते हैं अपन, भय से चल रहे तो भय से ही देखते हैं। फिर भ्रंश निर्माण, क्या है भ्रंश निर्माण। तो इसमें क्या होता है, भ्रंश निर्माण प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा का संगठन होता रहता है ना। जब भ्रंश इकट्ठा होता है ना, भ्रंश का मतलब ये है कि कोई आकृति थी, उसमें कोई दरार आ गई। अब ये दरार आ गई ना, तो जैसे ये तो मैं स्टैंडर्ड बता रहा हूँ, जैसे कोई ऐसे दरार आ गई, 2 प्रकार से दरार आ गई। अब ये क्या भाग इस तरीके से टूटेंगे, इस तरीके से टूटेंगे। अब कोई चीज़ काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई थी, अब ये भ्रंश यानी दरार हो गई, तो अपने इसके बीच में क्या स्थित हो गई, पैदा हो गई, भ्रंश पैदा हुई। अब कोई, जैसे एक तुम चीज़ बताओ मुझे, पेपर को भी फाड़ते हो तुम, पेपर को भी फाड़ते हो तो उसमें से आवाज़ आती है, थोड़ा कुछ कंपन वंपन होता ही है। तो ये तो एक पृथ्वी के पूरे मास को फाड़ रहे हो आप, मतलब टूट रहा है तो कंपन तो हो गई, ठीक है।
तो भ्रंश निर्माण प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा का संग्रहण होता है तथा भ्रंश बनते ही यह ऊर्जा चारों दिशाओं में फैल जाती है, जिस कारण क्या आते हैं, भूकंप आते हैं। ठीक है, ये भ्रंश निर्माण। फिर उसके बाद अपन भूपटल संकुचन, भूपटल संकुचन पढ़ते हैं पहले अपन। ये रहा भूपटल संकुचन। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी निरंतर ठंडी हो रही है। निरंतर क्या हो रही है? पृथ्वी ठंडी हो रही है, जिस कारण धीमी गति से भूपटल का संकुचन हो रहा है। ठंडी हो रही है तो धीरे धीरे संकुचित भी हो रही है। कई बार ठंडे होने की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है। अब क्या हुआ, अचानक से जैसे ठंडी हुई तो पहले उसका आकार बड़ा था, फिर अचानक से ठंडी हुई तो जो आकृतियाँ बनी है उस पर, तो वो कहीं ना कहीं हिलेगी, कहीं ना कहीं इसमें परिवर्तन आएगा। तो इस झटके से जो होता है, इस कारण इसमें संकुचन होता है, इस कारण इसमें क्या आते हैं, भूकंप आते हैं। क्या आते हैं? भूकंप। फिर भाप पै, पै से है प्लेट टेक्टोनिक, ये आ गया प्लेट टेक्टोनिक। विवर्तनिक गतिविधियाँ, प्लेटों की गति के कारण क्या आते हैं, भूकंप आते हैं। ठीक है, अब प्लेटें 3 प्रकार की होती है, अभिसारी प्लेट, अपसारी प्लेट और संरक्षित प्लेट। अभिसारी जो प्लेट होती है वो कैसा होता है कि जिसमें आपस में प्लेटें भिड़ती है एक दूसरे से, है ना, तो भिड़ने से भूकंप आते हैं। अपसारी प्लेट में क्या होता है, अपसारी प्लेट में जो क्या होता है, ये जो प्लेट है वो दूर जाती है, प्लेटें क्या होती है, दूर जाती रहती है, एक तरीके से एक दूसरे से दूर जाती है, तो उसके कारण भूकंप आते हैं। और संरक्षित प्लेट किनारे क्या होते हैं, संरक्षित प्लेट किनारे मतलब ये पैरेलल चलती है, ये इधर बढ़ी तो ये भी इधर बढ़ी, आपस में एक दूसरे से ऊपर नीचे हुई। ठीक है, उस कारण भूकंप आते हैं। तो ये कैसी गतिविधियाँ, प्लेट टेक्टोनिक गतिविधियाँ। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक। फिर है अपना प्रत्यास्थ पुनश्चलन। प्रत्यास्थ पुनश्चलन ये प्रोफेसर रीड ने सिद्धांत दिया है। इसमें क्या होता है कि जैसे किसी आकृति को अपन ऐसे खींचा, है ना, एक तरफ इधर बल लगाया, एक तरफ इधर बल लगाया, तो उसकी आकृति ऐसे बन गई, ऐसे बन गई, ऐसे बन गई। तो फिर थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, ये इस प्रकार से टूटी, टूटी फिर वास्तविक ऐसे हो गई। तो धरातल में भी ऐसे ही होता है। इसमें क्या होता है कि जब विपरीत दिशा में बल लगता है तो चट्टान रबड़ की भांति खिंचती है और क्या होती है, विकृत हो जाती है। एक सीमा तक खिंचाव के बाद ये टूटकर अलग हो जाती है। टूटने के साथ ही चट्टान झटके के साथ वास्तविक आकार ग्रहण कर लेती है, जिस कारण क्या आ जाते हैं, भूकंप आ जाते हैं, है ना। तो जैसे कोई चीज़ टूटेगी, टूटेगी तो एक टाइम के लिए थोड़ा झटका तो आएगा ना, कंपन पैदा होगा, उसको क्या कहेंगे अपन, भूकंप। तो भाप पै हो गया। अब फिर हो गया ज्वालामुखी, ज्वालामुखी उद्गार। तो विस्फोटक ज्वालामुखी उद्भव के कारण भूकंप आते हैं। भूकंप की तीव्रता ज्वालामुखी की विस्फोटकता पर निर्भर करती है, सीधी सी बात है। ज्वालामुखी फटेगा तो आसपास का जो भी क्षेत्र है वो क्या होगा, कंपन होगा उसमें, बस ज्वालामुखी उद्गार। फिर है सा से समस्थितिकीय समायोजन। ठीक है, समस्थितिकीय समायोजन में क्या चीज़ है, देखो, पृथ्वी पर क्या होते हैं, कुछ ऊपरी भाग स्थित हैं, कुछ नीचे के भाग स्थित हैं। तो पृथ्वी अपने ऊंचे व नीचे स्थानों में संतुलन बनाए रखती है अनाच्छादन गतिविधियों द्वारा। इसमें क्या होता है कि ऊपर से अपक्षय हुआ, जो नीचे वाला स्थान है ये ऊपर से इसने ये जो सामान आ रहा है, मलबा आ रहा है, वो यहाँ पे जमता गया जमता गया जमता गया। ठीक है, तो ये संतुलन बनाती है ऐसे ऊंचे नीचे स्थानों में। तब पृथ्वी रचनात्मक गति द्वारा संतुलन को पुनः बनाने का प्रयास करती है। ठीक है, अनाच्छादन गतिविधियों से संबंधित जब भी ये संतुलन टूटता है, जब भी ऐसे संतुलन टूट जाता है, ठीक है, तब क्या होता है, पृथ्वी रचनात्मक गतिविधियों द्वारा वापस इसको बनाती है और तभी क्या होता है, इसमें भूकंप आता है। तभी क्या होता है, भूकंप का निर्माण होता है। फिर होता है मानव जनित कारण। मानव जनित कारण क्या क्या है कि बांध निर्माण, बांध के साथ सामान्यतः जलाशय का निर्माण किया जाता है। जल के अत्यधिक भार के कारण जलाशय के तल की चट्टानें टूट जाती है, जिसके कारण भूकंप आते हैं। प्रेशर लगाता है जल नीचे तो चट्टानें टूट जाती है और भूकंप आता है। फिर होता है खनन। अत्यधिक खनन के कारण कई बार भूमिगत खानों की छत ढह जाती है, जिस कारण भी भूकंप आते हैं। फिर विस्फोट, इसमें क्या होता है, परमाणु व रासायनिक विस्फोटक जैसे उच्च तीव्रता के विस्फोट के कारण भूकंप आते हैं, जैसे नाभिकीय विस्फोट, रासायनिक विस्फोट आदि, उनके कारण भी क्या आते हैं, भूकंप आते हैं। फिर भूकंप के प्रकार देखते हैं। कारकों के आधार पर तो देख लिया अपन, विवर्तनिकी, ज्वालामुखी, संतुलन मूलक, नियात, विस्फोटक, बांध जनित। अवकेंद्र की गहराई के आधार पर सामान्य, मध्यम, गहरे। स्थिति के आधार पर स्थलीय भूकंप, जलीय भूकंप। ठीक है, तो ये सारे अपने भूकंप है।
विवर्तनिकीय भूकंप क्या होते हैं? सीधी सी बात है, प्लेट टेक्टोनिक वाले तो प्लेटों की गति के कारण जो भूकंप आते हैं वो प्लेट टेक्टोनिक कहलाते हैं। अभिसारी प्लेट किनारों पर अधिक तीव्रता के भूकंप आएंगे, अपसारी पर मध्यम और संरक्षित पर बहुत निम्न तीव्रता के भूकंप आएंगे, है ना। विश्व में मैक्सिमम भूकंप इस तरह के होते हैं। सर्वाधिक भूकंप जो होते हैं इसी थ्योरी के कारण आते हैं, ज़्यादातर हिमालय क्षेत्र में आते हैं। फिर ज्वालामुखी क्रिया, तो विस्फोटक ज्वालामुखी उद्भव के कारण ये भूकंप आते हैं। ज्वालामुखी विस्फोटता जितनी तेज होती है उतने ही भूकंप होते हैं, जैसे फ्यूजियामा जापान में आता है। फिर संतुलन मूलक भूकंप, इसमें क्या होता है? समस्थिति के समायोजन, कि पृथ्वी क्या होती है अपने ऊंचे नीचे स्थानों में समायोजन करती रहती है, गतिविधियाँ करती रहती है, उन गतिविधियों से ये भूकंप आते हैं। ये पर्वतीय और तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। फिर आते हैं नियात भूकंप। नियात भूकंप क्या होते हैं कि अत्यधिक खनन के कारण भूमिगत खान की छत ढह जाती है, जिस कारण आ जाते हैं। विस्फोट भूकंप क्या होते हैं? परमाणु और रासायनिक विस्फोटकों के कारण जो भूकंप आते हैं उसको विस्फोटक भूकंप कहते हैं। फिर होता है बांध जनित भूकंप। जल के भार के कारण जलाशय के तल की चट्टानें टूट जाती है ना। जल के भार के कारण क्या होता है? जलाशय की चट्टानें टूट जाती है अंदर से, जिस कारण दबाव पड़ता है और उस कारण भूकंप आते हैं। अवकेंद्र की गहराई के आधार पर देखें तो सामान्य भूकंप, है ना, इसमें अवकेंद्र की गहराई 50 किलोमीटर होती है। अवकेंद्र वो है जो नीचे स्थित है और अधिकेंद्र ऊपर स्थित है, ठीक है, तो 50 किलोमीटर तक है। फिर मध्यम, इसमें अवकेंद्र की गहराई 50 से 200 किलोमीटर नीचे होती है। फिर गहरे भूकंप, इसमें अवकेंद्र की गहराई कितनी होती है? 250 से 700। तो एक तो 50, फिर है अपने 50 से 250, फिर 250 से 700 किलोमीटर। इसे पाताली भूकंप भी कहते हैं, ठीक है। फिर स्थिति के आधार पर देखा जाए तो जलीय भूकंप और स्थलीय भूकंप है। स्थलीय भूकंप जो स्थलीय भाग में आते हैं, मध्य महासागरीय पेटी में आने वाले, और जलीय भूकंप कहाँ आते हैं कि महासागरों के तल में आते हैं। इन्हें समुद्री या सागरीय भूकंप भी कहते हैं। इन्हीं भूकंपों के कारण सुनामी नामक ऊंची विनाशकारी लहरों का निर्माण होता है, ठीक है, तो महासागरों के तल में आते हैं। अब भूकंप का अगर वैश्विक वितरण देखें अपन, तो सामान्यतः देखा जाएगा, पूरा ये वर्ल्ड बना रखा है मैंने, तो अत्यधिक भूकंप प्लेट किनारों पर आते हैं। मैंने बताया ना, अभिसारी और अपसारी प्लेट किनारे। भूकंप का वैश्विक वितरण प्लेट विवर्तनी के आधार पर दर्शाया जाता है, ठीक है। तो 3 प्रकार के भूकंप है, देखो, मतलब 3 आधार से इनको बांटा गया है। ये तो है मध्य महाद्वीपीय भूकंप। देखो, ये वाला जो भाग है ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका। फिर इधर से अपन चले, ये अपना ये रशिया, ये एशिया और यूरोप पूरा आ गया, ये अफ्रीका, ठीक है। अब ये जो है ना, ये पूरा ये वाला, ये क्या है? मध्य महाद्वीप, महाद्वीप के मध्य में है ना ये, इसलिए इसको बोलेंगे मध्य महाद्वीपीय पेटी। और अब क्या है कि ये जो चीज़ है ये वाला, और ये चीज़ इधर भी जाएगी पूरी, इसको बोलेंगे परिप्रशांत मेखला, परिप्रशांत पेटी, है ना, कि प्रशांत के महासागर के चारों ओर है, इसलिए इधर से भी है, ठीक है। चलो आगे पढ़ेंगे इसको। देखो ये आ गया परिप्रशांत महासागरीय पेटी। इसमें क्या होता है? परिप्रशांत महासागरीय पेटी में क्या होता है कि जो अपन ने देखा था, इधर देखो आप, ये रशिया वाला भाग है। रशिया कह लो, एशिया और यूरोप का कंबाइंड भाग है। इसके इस तरफ अपन बढ़ेंगे, इस तरफ बढ़ेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका आ जाएगी, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। तो बस वही चीज़ है। तो आधा भाग इधर आ गया, आधा भाग इधर आ गया, ये चीज़ यहाँ दिख रही है अपने को, ये देखो। तो ये क्या है? ये अपना यूरोप और एशिया हो गया, और ये उत्तरी अमेरिका और ये। अब यहाँ से स्टार्ट जो हो रहा है ना, ये पूरी पेटी, ये इसको कहेंगे प्रशांत महासागरीय अग्निवलय, है ना। परिप्रशांत महासागरीय पेटी मतलब प्रशांत महासागर के चारों ओर। अब इसमें क्या क्या शामिल है? कमचटका प्रायद्वीप है, कुरिल आइलैंड है, जापान है, ताइवान है, फिलीपींस है, न्यूजीलैंड है, ये सब इसमें शामिल हो गए। और इधर क्या क्या है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। तो ये जो होगा ये क्या है? परिप्रशांत महासागरीय पेटी, ठीक है। इसमें देखो, विश्व की सबसे प्रमुख भूकंप पेटी है। सबसे इस चोटी में इस पेटी में विश्व के 66% भूकंप आते हैं। यह पेटी अभिसारी प्लेट किनारों पर स्थित है, जिस कारण यहाँ उच्च तीव्रता के भूकंप आते हैं। इस पेटी में 4 प्रमुख कारण हैं। क्या है? विनाशात्मक प्लेट किनारे हैं, मतलब अभिसारी प्लेट किनारे। ज्वालामुखी पर्वत भी है यहाँ पे,
नवीन वलित पर्वतीय क्षेत्र है और तटवर्ती क्षेत्र है। तो तटवर्ती क्षेत्र में जहाँ होती है ना, वहाँ पे प्लेटें अधिक मतलब होती है, प्लेटें ज़्यादा होती हैं वहाँ पे, वहाँ भी भूकंप आते हैं। यहाँ विवर्तनिक ज्वालामुखी जनित व समस्थानिक भूकंप आते हैं। कौन कौन से आते हैं? प्लेट टेक्टोनिक ज्वालामुखी और समस्थानिक भूकंप। इस पेटी क्षेत्र में सुनामी की परिघटना भी बढ़ती है। इसमें निम्न स्थान शामिल है, जैसे दक्षिणी अमेरिका व उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र, फिर क्या हो गया, अलास्का, कमचटका प्रायद्वीप, कुरिल द्वीप समूह, जापान, ताइवान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, ये सब आ गए। फिर आती है मध्य महाद्वीपीय पेटी। मैंने बताया था आपको, मध्य महाद्वीपीय पेटी ये बीच में है ना। महाद्वीपों के मध्य अभिसारी प्लेट किनारों पर पाई जाती है। यहाँ भी कैसा है अभिसारी प्लेट किनारे, तो यहाँ पर अत्यधिक तीव्रता के भूकंप आते हैं। इस क्षेत्र में 21%, विश्व के 21%, वहाँ तो कितने आते हैं 66%, यहाँ आते हैं 21%। हिमालय क्षेत्र, यूरोप का दक्षिणी भाग, अफ्रीका का उत्तरी भाग, दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश, ये सब इसमें शामिल है। ठीक है, इस पेटी में इंडोनेशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, जो जो दिख रहे हैं, ईरान वीरान जो भी है, ये सब इसमें शामिल हो जाएंगे। फिर आती है मध्य महासागरीय पेटी। मध्य महासागरीय पेटी मतलब महासागरों के मध्य में, जैसे ये अटलांटिक ओशियन है, ये पैसिफिक ओशियन है, तो इस प्रकार से ऐसे बढ़ेंगे, ऐसे। ये कैसी है? मध्य महासागरीय पेटी, ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे, ऐसे। ठीक है, इस पेटी में मध्यम तीव्रता के भूकंप आते हैं क्योंकि यह अपसारी प्लेट किनारों पर स्थित है। कहाँ है? अपसारी प्लेट किनारों पर। ये भूकंप महासागरीय कटक क्षेत्र में आते हैं। कहाँ आते हैं? महासागरीय कटक क्षेत्र में, जैसे मध्य अटलांटिक कटक व चाको क्षेत्र में आने वाले। मध्य अटलांटिक कटक उत्तर में आइसलैंड से होते हुए पश्चिम में वेस्ट इंडीज से गुजरते हुए बोवेट द्वीप तक स्थित है। ये मध्य अटलांटिक कटक है। अन्य क्षेत्र क्या है जहाँ कैसे किस कारण भूकंप आते हैं? तो खनन, बांध, विस्फोट क्षेत्र आदि है। तो पूर्वी अफ्रीकी ब्रंश घाटी, संरक्षित प्लेट किनारे वाला क्षेत्र, ज्वालामुखी तप स्थल, ये कुछ आदि हैं। इसमें देखो, इसमें अगर पूरा देखोगे ना, इसमें देखो ये पूरा वो अपना है। तो ये तो हो गया मध्य महाद्वीपीय, और ये हो गया परिप्रशांत मेखला। परिप्रशांत जो मेखला है यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से स्टार्ट होकर ऐसे जाएगी। ठीक है, उधर उधर आ जाएगी, है ना, इस प्रकार से। और बाकी जो ये मध्य महासागरीय है, ये इस प्रकार से जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।